हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट हैं सभी आप इस वीडियो में सीखेंगे और इसके बाद आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में, एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ये सभी पॉइंट्स आपके इस चैप्टर में है और वन बाय वन हम इनको कवर करते हैं। लेकिन इनसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है, कि इक्वेशंस किसे कहते हैं, फिर लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद फिर ये कंप्लीट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये क्या चीज़ है, पेयर देने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो ये सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, तो देखो, सबसे पहले तो आप, आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि जो एक्स वाई जेड या फिर यू वी ये सब इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। और जैसे जो नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 -1/2 √3 इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। जब हम इन्हें आपस में मिक्स करके लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं एक्सप्रेशंस। जैसे आपस में मिक्स करके प्लस माइनस साइन करके लगाओ, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 2x, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशंस। 2x + y ये एक एक्सप्रेशन है। इवन अगर मैं लिखता हूँ 2x² ये भी एक एक्सप्रेशन है। x² + y ये भी एक एक्सप्रेशन है। x - 1/y ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये सभी एक्सप्रेशंस हैं जब भी हम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। लेकिन किसी भी एक्सप्रेशन की इक्वल में अगर मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे मान लो कि 2x = मैंने 4 लिख दिया या 0 लिख दिया, या ऐसे ही यहां पर मैंने 2x + y है, यहां पे मैंने 3 लिख दिया इक्वल करके, या फिर जैसे ये 2x² है = करके 5 लिख दिया, यहाँ पे ये x² + y है, इसको इक्वल करके मान लो 0 लिख दिया, ऐसे इसके इक्वल करके लिख दिया। तो अब ये क्या बने? अब ये बने इक्वेशंस। आप देख रहे हैं इक्वल यहाँ पे लगा हुआ, तो इक्वल से ही इक्वेशन आया है। अगर जहाँ पे देखो ये इक्वल है ना, तो ये इक्वेशन है। इसलिए जहाँ पे इक्वल नहीं होता है, आपने कहीं कहीं ये भी देखा होगा या ये देखा होगा, तो इनको हम इक्वेशन नहीं कहते, इनको कहते हैं इन इक्वेशंस। ओके, बट एनीवे ये आपका है नहीं टॉपिक। तो बेसिकली इक्वल से इक्वेशन आया है और इनको इक्वेशंस कहते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन के आगे हम इक्वल करके कुछ लिख दें तो वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? तो सीधी बात है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होनी चाहिए 1। तो इनमें से कौन कौन सी लीनियर इक्वेशंस हैं? ये है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है एक वेरिएबल और इसकी पावर 1 है। यहाँ पे भी आप ये और ये दोनों वेरिएबल हैं और इसकी पावर 1 है। देखो 1 पावर ऐसा लिखते नहीं है, बट जहाँ पे पावर आपको नहीं लिखी हुई दिखे सब 1 समझना, ये 1 है, ये भी 1 है। तो 2x + y = 3। यहाँ पे पावर है 2, 1 नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है बट लीनियर नहीं है। ऐसे ही ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 आ गई है। तो अब आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं? जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, बस सीधा सीधा नियम है ये। आप चाहो तो y = 0 लिख दो, y = 4 लिख दो, x + y = 4 लिख दो। ये सभी क्या हैं? लीनियर इक्वेशंस हैं। लेकिन अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सी है? तो देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये 2 वेरिएबल में है, x एंड y, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। तो 2x + y = 3। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ, ये लीनियर इक्वेशन है बट ओनली 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल है। यहाँ पर ये 2 वेरिएबल्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x + y = 4 की, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। लेकिन इस चैप्टर का नाम थोड़ा सा और आगे है। और क्या है इस चैप्टर का नाम? ये है पेयर।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मान लो ये है, तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, एक जोड़ा है, एक पेयर है। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब आप सोचो कि क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसा चैप्टर बनाने की इस नाम से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पेयर देने की ज़रूरत क्या है, पेयर वाली बात क्या है? तो अब आप इसका रीज़न समझिए। देखो माय डियर, बात यह है कि जब आपके पास सिंगल वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन हो, वन वेरिएबल में, तो वन वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक का मतलब ये है ओनली वन सॉल्यूशन, और x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो -4 आ जाएगा। आई एम श्योर आपको पता होगा। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे टू वेरिएबल्स आ जाते हैं, मान लो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको सॉल्व करो, x एंड y की वैल्यू फाइंड करो, तो अब जो है आप ये कहोगे कि सर x एंड y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, इसकी तो बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी। भाई आप सोचो, अगर मैं रखता हूँ x0 तो y क्या आएगा? खुद सोचो, 4 आएगा ना, तभी तो 0 प्लस 4 करके 4 हुआ। इसके अलावा अगर मैं रखता हूँ x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या, 3 आएगा। अगर x2 रखता हूँ तो y2 आएगा। x अगर मैं अभी तो मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ, नेगेटिव की तो बात ही कहाँ ही है, अभी तो इतने सारे आ सकते हैं। x मैंने 100 रखा, y क्या आएगा? -96। देखो कैसे, x को उधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा हमें? y मिलेगा 4 माइनस एक्स। और यहाँ पे अगर हम x को 100 रखें तो y -96 आएगा। कहने का ये मतलब है कि आप x रखते जाओ, y आता जाएगा, और इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? इसके आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन, इसका वन सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? मान लीजिए 4 बुक्स एंड 3 पेन्स का प्राइस है 55 रुपये। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक बुक कितने की और एक पेन कितने का है? आप नहीं बता पाएंगे। आप इस एक इन्फॉर्मेशन से एक उससे नहीं बता पाएंगे कि बुक कितने की है, पेन कितने का है। भाई हो सकता है बुक 10 रुपये की हो और पेन हो 5 रुपये का, तो 55 हो रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बुक 13 रुपये की हो और पेन 1 रुपये का हो, तो भी तो ये 55 ही हो रहा है। तो एक सिंगल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि 4 बुक और 3 पेन का प्राइस ये है, तो एक बुक और एक पेन कितने कितने के आएंगे? भाई बुक और पेन क्या होगा? आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि बुक कितने की है, पेन कितने का है। लेकिन यहाँ पे अगर एक और इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई कि भाई ठीक ये है, और साथ में एक दूसरे बंदे ने, उसने 2 बुक ली और एक पेन लिया, और वो आया 25 रुपये का। अब आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन ये है और एक इन्फॉर्मेशन ये है। इन दोनों की हेल्प से अब हम निकाल सकते हैं कि जो बुक है वो 10 रुपये की है और जो पेन है वो 5 रुपये का है। अब देखो, सॉल्व करने का बाद में आप तरीके सीखेंगे, अलग अलग मेथड हैं, लेकिन अभी अभी आप जस्ट पुट करके देखो कि एक बुक 10 रुपये की, एक पेन 5 रुपये का है, तो ये दोनों मिला के क्या होंगे? ये 40 प्लस 15, ये हुआ 55, और यहाँ पे 2 बुक होगी 20 रुपीज़ की, एक पेन हुआ 5 रुपीज़ का 25, यानी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी ये सोल्यूशन है। तो कैसे पता चला? यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ी, 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ी, यानी पेयर ऑफ इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ी, तब जाके हमें प्रॉपर आंसर मिला। तो यही रीज़न है, ये जब भी 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं, और वो डिस्टिंक्ट इक्वेशंस हैं, इक्विवेलेंट इक्वेशंस नहीं होनी चाहिए। यानी देखो, अगर मैं ये कहूँ कि
भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और इसी में अगर मैं मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और ये लिख दूं मैं कि एक 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, तो मैं इन्हें दो अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट इक्वेशंस नहीं कहूँगा, ये इक्विवेलेंट हो गई दोनों, क्योंकि इसी में तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इससे आंसर नहीं निकलेगा, फिर इससे यूनिक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये आप बाद में सीखेंगे डिटेल में, मैं बस अभी ये बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं, और वो इक्वेशंस डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। टू इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ? पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसी वजह से ये जो चैप्टर हमारे पास है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि टू वेरिएबल्स सॉल्व करने के लिए हमें पेयर चाहिए होता है। अब चैप्टर का नाम आपको समझ आया? ओके, ऑलराइट, अब आगे का टॉपिक समझते हैं, लेकिन सबसे पहले उसमें आपको ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y की पावर 1 है, टू वेरिएबल्स आप देख ही सकते हैं, और ये हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर जो a है, सुनिए बात को ध्यान से, a है x का कॉफिशिएंट, b है y का कॉफिशिएंट, और c है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना, a कॉफिशिएंट ऑफ x, b कॉफिशिएंट ऑफ y एंड c कांस्टेंट टर्म। तो ये बार बार इनका जिक्र होगा, तो इनको ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है वैसे। तो आपको याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपको दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स में, और हमारे पास पेयर है। इन्हें हम आराम से सॉल्व करके x और y फाइंड कर सकते हैं कि x क्या है, y क्या है, और एक हमें अच्छा बढ़िया सा यूनिक आंसर मिल जाएगा। लेकिन हर बार ये नहीं होता है, हर बार आपको अच्छे से आंसर मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x2 मिलेगा और y 8 मिलेगा। आप ये यहाँ पे पुट करके देखो, x2 और y को 8 पुट करके देखो, ये बिल्कुल बढ़िया आंसर आ रहे होंगे। इसके अलावा दूसरा आप कोई पुट कर ही नहीं सकते हो जो कि सही आंसर आए, मतलब दूसरा आंसर इसका हो ही नहीं सकता। तो ये हमें एक यूनिक आंसर मिला है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहीं पे दूसरी इक्वेशन मैंने दे दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशंस हैं, अब आप इन्हें सॉल्व करके दिखाओ, आप कर ही नहीं पाओगे सॉल्व। ये तो वही बात होगी कि एक लड़का दुकान में गया, उसने एक नोटबुक और एक पेंसिल 10 रुपये में खरीदी, दूसरा वाला गया वो दुकानदार, और दुकानदार ने उसको वही चीज़, एक नोटबुक एक पेंसिल 6 रुपये में दे दी। अभी क्या प्राइस है? तो अब तो कर ही नहीं सकते ना, वो तो खुद ही उसमें किसी को अलग और किसी को अलग रेट पे दे रहा है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर इसके केस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा भाई दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, तो फट हमारा आंसर एक बढ़िया यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। बट ये हर बार नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सोल्यूशन ही ना हो, और कभी कभार ऐसा होता है, जैसे अगर मैं ये लिखूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, यहाँ पे हमारे पास इस केस में आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखो कैसे, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8, इसे यहाँ पुट करके देखो, इसके तो बिल्कुल फिट बैठेगा, इसके अलावा दूसरा पुट कर ही नहीं सकते, इसको हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे आप x और y कुछ भी पुट करके देखो ज़रा, आप कभी कर ही नहीं पाओगे, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। और यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अब देखो ना, आप x 2 पुट करो, y को 8 पुट करो, हमें आंसर मिल जाएगा। और वो आप इसमें पुट करो तो भी सेम, ये 20 आ जाएगा। x को 2 y को 8 पुट करके देखो, 20 आ जाएगा, यानी ये इसका सोल्यूशन है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं x को
4 पुट करता हूँ और y को 6 पुट करता हूँ, x को 4 y को 6, तो ये 10 हो जाएगा। और यहाँ भी पुट करो x4 y6, ये भी 20 आ जाएगा। यानी ये भी इसका सोल्यूशन है। और ऐसे आते जाएंगे आते जाएंगे, तो यानी क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो जब भी आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं तो उनका या तो होगा यूनिक सोल्यूशन या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और या फिर नो सॉल्यूशन। ये 3 केसेस होंगे। बात समझ आ गई? मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, नो सॉल्यूशन को मैं अलग लिख देता हूँ नीचे। ओके, अब देखो, अब आप पहला टर्म इसमें सीखेंगे। देखो ये तो खैर आप सीख ही चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई थी टॉपिक्स की, तो इसमें कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं ये अभी आप सीखेंगे। देखो, जब भी हमारे पास सिचुएशन होती है यूनिक सोल्यूशन की और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस की, उस केस में जो ये इक्वेशंस हैं इनको हम कहते हैं क्या, ये हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में भी जो ये वाला केस है इनको कहते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं ये, क्योंकि बेसिकली ये और ये सेम ही इक्वेशन है। आप सोचो, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बिल्कुल यही मिलेगा आपको। तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट हैं, इनको हम इक्विवेलेंट भी कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट है। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन में, बिल्कुल ये मिलेगा भाई, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट हैं, और या फिर इनको डिपेंडेंट कहते हैं। तो ये डिपेंडेंट है, लेकिन जो ये दोनों केसेस हैं इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं जब उनका या तो एक सॉल्यूशन हो, यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल का मतलब ये सिंगल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, यानी x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। और ये है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जब बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं। लेकिन ये दोनों ही केस, दोनों ही जो इक्वेशंस हैं इनको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस ये कंसिस्टेंट है, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस ये कंसिस्टेंट है। समझ गए? तो जब हमारे पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, इसको कभी कभी आप ये भी सुनोगे, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन का मतलब है कि इस केस जैसे यहाँ पे यूनिक है तो वन सोल्यूशन हो गया, और ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो गया। तो जब भी हमारे पास इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन होता है, चाहे वो एक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, उनको हम इक्वेशंस को हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। लेकिन जब नो सोल्यूशन होता है तो उस केस में हम इन इक्वेशंस को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। दीज लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, these linear equations are consistent, these linear equations are consistent, but these are dependent। अब सब समझ आ रहा है ये टर्मिनोलॉजी? ओके, अब देखो यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूनिक सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, एंड नो सोल्यूशन होता है। क्या हम बिना सॉल्व किए देखकर बता सकते हैं? देखो, बिना सॉल्व किए का मतलब ये कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाले बिना क्या हम बता सकते हैं कि किस केस में यूनिक सोल्यूशन है, कब ये है कब ये है? तो इसका आंसर है यस, और वो हम बता सकते हैं इनके कोएफिशिएंट्स को देखकर। तो अब आप सिचुएशन समझो। यहाँ पर हम दो इक्वेशंस लेते हैं, और बिकॉज दो लीनियर इक्वेशंस हम ले रहे हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स को अलग अलग करने के लिए a1 a2 नाम दे देते हैं। ये a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं और वो अलग अलग दिखें इसलिए उनके कोएफिशिएंट्स को 1 और 2 नाम दे दिए हैं। यहाँ तक ठीक है? अब देखो, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं और इनका कोएफिशिएंट्स क्या हैं? x के कोएफिशिएंट्स हैं a1 a2, y के कोएफिशिएंट्स हैं b1 b2, एंड कांस्टेंट टर्म है c1 c2। अब जब हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये सिचुएशन है, तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। देखो, जब भी आपको यहाँ पे दिखे कि ये इक्वल नहीं है
तो C1/C2 तक बात जाएगी ही नहीं और इसका हमें बढ़िया सा एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हमारे पास इक्वेशंस हैं 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी है x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इनके क्या सॉल्यूशंस होंगे? एक और बात का ध्यान रखना, ये हमने इस तरफ लिखा है ना, आप इसको इस तरफ भी लिख सकते हो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पर यह ध्यान रखना कि या तो दोनों इस तरफ हो या दोनों उस तरफ हो। ऐसा ना हो कि एक तो ये इधर हो और एक उधर हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो कांस्टेंट टर्म है या तो दोनों लेफ्ट में हो इनके साथ में, और या दोनों ही राइट में हो। खैर, फिलहाल तो हमने चेक करना है कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक काम करो, पहले निकालो a1/a2। a1/a2 निकालो। तो ये a1 है, ये a2 है। भाई a क्या है? x का कोफिशिएंट। तो ये होगा 2/1, 2/1 2 होता है, ठीक है। b1/b2, b1 ये 1 है, y का कोफिशिएंट, b2 है 2, ठीक। ये क्या ये एक जैसे आ रहे हैं? नो। तो यहां पर आप लिखेंगे कि सिंस, अब देखो ये इक्वल नहीं है तो आपको यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये इक्वल आते तो फिर आपको C1/C2 भी देखना पड़ता, ओके। क्योंकि फिर तो हम, क्योंकि अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो यूनिक सोल्यूशन तो फिर होगा नहीं, फिर या तो नो होगा या फिर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होगा। लेकिन जहां पे ये इक्वल नहीं आए हैं यहीं पे आप रुक जाओ। आप कहोगे कि सिंस a1/a2 ये इक्वल नहीं है b1/b2 के, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सोल्यूशन। गॉट इट? तो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशंस होंगे इस सिचुएशन में। और कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाए कि पेयर ऑफ इक्वेशंस के इस केस में क्या सोल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे, नो सोल्यूशन, आप कहोगे, आप पहले इस तरह से निकालोगे और फिर ये आप रीज़न देंगे। बात समझ आ गई? दूसरी सिचुएशन है जब हमारे पास, देखो अब क्या है कि अगर देखो मैंने आपको ये कहा था कि a1/a2 और b1/b2 अगर ये इक्वल नहीं आए हैं तो यूनिक सोल्यूशन होगा। C1/C2 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अब ये अगर इक्वल आ गए तो क्या होगा? अब ये अगर इक्वल आ गए तो देखो, या तो C1/C2 इक्वल होगा और या फिर नहीं होगा, यही तो बातें होंगी। तो अगर इक्वल होगा तो फिर क्या होगा, ये ले लेते हैं। तो जब भी अगर ये तीनों इक्वल होते हैं इस केस में आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। वैसे तो आप देख के समझ जाओगे कि अच्छा इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रखा है, सीधा ये आ रखा है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बट फिर भी चलो, दो इक्वेशंस हैं तो यहाँ पे प्रॉपर वे में हम करेंगे। तो क्या करेंगे, a1/a2 क्या होगा यहाँ पे? देखो ये a1 है, ये a2 है, 1/2। b1/b2, ये b1 है, ये b2 है, 1/2। C1/C2 देखो ये इस तरफ है या फिर लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं, 10/20। अगर ये हम काटें तो ये 1/2 ही आएगा। तो देखो 1/2, 1/2, 1/2। तो हम ये कहेंगे कि सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to C1/C2, therefore the pair of equations has infinitely many solutions। ये बात अच्छे से समझ आ गई, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस। और अब जैसे मैंने आपको बताया था कि a1/a2 और b1/b2 ये तो इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ये केस होगा नो सॉल्यूशन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखो a1/a2 निकाल के दिस अपॉन दिस
ठीक। B1/B2 2/12, ये कटेगा, 2 से 1/6 आ गया है ये। ठीक, तो ये 1/6, C1/C2 4/15। तो क्लियरली ये इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है इसके, तो हम कहेंगे कि सिंस A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, but is not equal to C1/C2. Therefore, the pair of equations has no solution. No solution. Got it? तो ये आपको समझ आ गया। कैसे कैसे पता किया हमने? कोएफिशिएंट्स को देख के हमने ये पता किया कि किस टाइप के ये इक्वेशंस हैं और इनके किस तरह के सॉल्यूशंस होंगे। ऑलराइट, तो अभी तक तो आपने ये सीखा कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के किस केस में यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, किस केस में नो सॉल्यूशन, किस केस में इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। और ये आपने कैसे पता किया? ये पता किया कोएफिशिएंट्स को देख के, एक्स के कोएफिशिएंट्स, वाई के कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म, इन्हें देख के आपने ये पता किया। लेकिन क्या इसका कोई और तरीका भी है ये पता करने का? यस, एक और तरीका है जो कि आपको बिल्कुल सीखना है, और वो है ग्राफिकल मेथड। यानी ग्राफ देखकर ये बताना कि इसके सॉल्यूशंस यूनिक होंगे या इनफाइनाइटली मैनी होंगे या नो सॉल्यूशंस होंगे। अब वो कैसे, देखो मैं पहले तो आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। तो ये है एक कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन पे आपको पता है कि हम जो कर्व्स होते हैं, जैसे लाइन हो गया या और चीज़ें, इनको हम ड्रॉ करते हैं इसमें, है ना। कोई कर्व है भाई, जैसे ये है, इस तरह के हम कर्व्स ड्रॉ करते हैं। लेकिन हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस जैसे मान लो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, अगर हम इनकी बात करें तो ये भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन, कोई भी, ध्यान से सुनिए इस बात को, कोई भी इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है, चाहे ये हो या इवन हमारे पास मान लो कि लीनियर नहीं भी है, ये क्वाड्रेटिक है, या फिर क्यूबिकल में भी मान लो कि ये है, हर एक केस में आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कर्व्स, ये तो यहाँ पे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इन सभी इक्वेशंस को आप ग्राफिकली, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, इनको ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे ये वाला है पैराबोला, तो पैराबोला आपको पता है कि या तो ऐसे होता है या फिर इस तरह से, तो ये हमारे पैराबोला बनते हैं। ऐसे ही ये वाली जो इक्वेशंस है, ये आप इस तरह से बनेगी या फिर इस तरह से बनेगी, या समथिंग लाइक दिस, जो भी है, ऐसे हमारे पास इनके कर्व्स बनते हैं। जहाँ तक बात है इसकी, अब ये नाम से ही अब पता चल रहा है कि ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है लाइन में। तो बेसिकली ये होते हैं स्ट्रेट लाइंस। तो इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो जब भी आप लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, ये ध्यान रखना। ओके, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन ये है। अब देखो, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ना, तो हम पेयर यानी दो इक्वेशंस या दो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। तो दो लाइन किस तरह से ड्रॉ हो रखी हैं? अभी एक लाइन ड्रॉ है, ये दो लाइन किस तरह से ड्रॉ हो रखी हैं वो पता चलेगा उससे कि ये यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है। तो अगर लाइन हुई इस तरह से, यानी यहां पर हमें एक मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस केस में क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। क्योंकि सिंपली क्या होता है, जहां पे लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं वो उनका सोल्यूशन होता है। तो एक बार कट कर रही है ना, तो एक सोल्यूशन है, यानी यूनिक सोल्यूशन है। सिंपल। तो जहां पे लाइंस कट करती हैं वो सोल्यूशन होता है, ये बात ध्यान में रहेगी। अब यहीं पे अगर मैं दूसरे टाइप का, ये कार्टेशियन प्लेन में मैं दो लाइंस ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन है ये और दूसरी लाइन है ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। आई होप पैरेलल दिख रही होंगी आपको।
ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा एक जैसी है। यहाँ पे जितनी डिस्टेंस है यहाँ पे भी उतनी ही डिस्टेंस है। ये लाइंस हैं पैरेलल। ये बताओ कि ये लाइंस एक दूसरे को कितनी बार काट रही हैं। तो आप बोलोगे सर पैरेलल लाइंस एक दूसरे को काटती ही नहीं है। तो काटती ही नहीं है तो इसका मतलब हो गया नो सोल्यूशन। भाई सोल्यूशन तो तब होता है ना जब काटती हैं लाइन एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करती हैं, बट वो कर ही नहीं रही हैं तो नो सोल्यूशन हो गया, सिंपल। और अब तीसरा केस लेते हैं, जब एक लाइन है ये और दूसरी लाइन भी यही है, इसी के ऊपर से जा रही है, कहने का ये मतलब है। तो बेसिकली ये सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ लो। मैं बस बता रहा हूँ ताकि दो लाइनें मैंने ड्रॉ कर रखी हैं लेकिन है वो एक ही लाइन। तो जब भी ऐसा होता है लाइन एक दूसरे के ऊपर आती है, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग वाला केस है। लाइन्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है लाइंस ओवरलैप कर रही हैं, कहने का ये मतलब है। और इस केस में होता है, अब बताओ एक दूसरे को कितनी बारी टच कर रही हैं, तो ये तो एक दूसरे के ऊपर ही है ना, तो बिल्कुल हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो ये है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, समझ गए। तो ग्राफ की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन है या इनका नो सोल्यूशन है या इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ऑल राइट, अब यहाँ पे आप एक बात समझो कि देखो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन है, यहाँ पे नो सोल्यूशन है और यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो देखो नो सोल्यूशन में तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसकी क्या बात करनी। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है यूनिक सोल्यूशन, यानी वन सिंगल सोल्यूशन। तो देखो जब भी हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आएगा तो अक्सर उसमें यूनिक सोल्यूशन ही होगा। एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी, वो हमको फाइंड करनी होगी, वो है यूनिक सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन कैसे फाइंड करें, इसके हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली सॉल्व करना, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। उससे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था लेकिन जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो वो हटा दिया है। तो ये तीन मेथड जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ग्राफिकल जो मेथड है, सॉल्विंग ग्राफिकली, कि ग्राफिकली सॉल्व करके हमें बताना है कि क्या सॉल्यूशन है। मतलब देखो भाई इक्वेशंस तो है ना, बट उसमें जब सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो आएंगी, तो वो क्या वैल्यूज़ हैं, वही होता है सॉल्व करना। तो देखो जब ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो जिस पॉइंट पे लाइन एक दूसरे को काटती हैं वो सोल्यूशन होता है। वहाँ पे आपने देखना है कि एक्स क्या है और वाई क्या है, तो फिर वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी और वो सोल्यूशन होगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। हमारे पास ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, हमने इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करनी है लेकिन ग्राफ की हेल्प से फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखो। तो ये हमने ग्राफ पेपर लिया और इसमें हम बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन। देखो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अब हमने पहले ये इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, फिर ये इक्वेशन यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका हमने ग्राफ बनाना है और वो जिस पॉइंट पे कट होंगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है ये पहला वाला, हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसका। कैसे करेंगे तो देखो ग्राफ ड्रॉ करने में ज़्यादातर समय x0 रखो, y निकालो, और y0 रखो, x निकालो। बहुत सिंपल है ये। अगर आपने यहाँ पे x0 रखा तो y, तो सॉरी x0 रखा, y क्या आएगा, ये 0 है ना तो y आएगा 4, और y0 तो x4 आएगा। बहुत सिंपल है ये, समझना। नहीं समझ आ रहा है तो सॉल्व कर लो। ये हो गया। अब ये यहाँ पे ड्रॉ करो। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4, ये है ओके। अब देखो x0 y4 कहाँ पे होता है ये x0 y4। तो देखो x0 का मतलब है y एक्सिस और y4 है यानी ये पॉइंट आ गया, y0 x4 यानी ये पॉइंट। अब इनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे हम।
ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देखो यहाँ पर अगर x आप ज़ीरो रखते हैं, x अगर आप ज़ीरो रखते हैं, ध्यान से देखो तो क्या होगा, ये 2 इंटू ज़ीरो प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये ज़ीरो हो गया और y आ जाएगा डिवाइड करके 3, x 0 y 3, परफेक्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप y ज़ीरो रखते हो, अगर आप y ज़ीरो रखते हैं तो क्या आएगा, फिर 2x 9 आ जाएगा और x आ जाएगा 9/2 यानी 4.5। अब ये है पॉइंट में। अब देखो एक बारी के लिए काम तो चल जाएगा इससे, लेकिन परफेक्ट बात तब होगी जब यहाँ पे पॉइंट ना हो। यानी यहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसा नंबर हो कि कोई प्रॉपर नंबर हो, पॉइंट ना हो। यानी पॉइंट को जहाँ तक हो सके आप अवॉइड करो। बहुत मजबूरी है कि पॉइंट के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है तो अलग बात है, बट अगर कुछ और मिल सकता है तो ज़रूर आपको वो लेकर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आप क्या रखोगी, y क्या रखोगी आपकी, x आ जाए, या x क्या रखोगी कि y आ जाए, बट पॉइंट में ना हो। तो यहाँ पे अगर आप y रखते हैं 1, y 1 रखा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 रखा ना तो 3 हो गया इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा 6 और x आ जाएगा 3, यानी y 1 है x 3 है। कितना बढ़िया आया यहाँ पे फिर अब हम इनको यहाँ पे मार्क करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब देखो x 0 y 3 कहाँ पर है, ये है x 0 y 3, ये है x 3 y 1, ये है, ओ ये है। तो देखो इनसे होते हुए लाइन ड्रॉ करो। पहले हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, उस लाइन का नाम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट हमारे पास था 0,4, ये पॉइंट था यहाँ पर 4,0। ये लाइन जब हमने ड्रॉ की तो एक तो 0,3 हमने लिया ये वाला पॉइंट, और दूसरा हमने लिया 3,1 ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर देखो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, कहाँ पर, 3,1 पे। ओके, तो सिंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 3,1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, और ये हमारा आंसर है। समझे? तो हमने ग्राफ की हेल्प से इन इक्वेशंस को सॉल्व किया है। इस पेयर ऑफ इक्वेशन को हमने ग्राफ की हेल्प से सॉल्व किया है। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ आ गया। अब मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और अब आप सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशंस हैं और हमने इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बेसिकली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम ही जैसे सजेस्ट कर रहा है कि हमने सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसमें हमने करना क्या है कि देखो आप ये जानते हैं कि हमारे पास जब अगर हम एक इक्वेशन की बात करें, अकेले इक्वेशन की बात करें, तो उसमें अगर दो वेरिएबल हैं तो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं ना, है ना भाई। अगर मान लो हमारे पास है x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। अगर हमारे पास है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 19, हम तो भी सॉल्व कर लेंगे भाई। इसको उधर लेके जाओ, फिर जो आएगा फिर 2 से डिवाइड कर देना। अगर हमारे पास है 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 18, हम इसे भी सॉल्व कर देंगे भाई। पहले इनको आपस में सिंप्लीफाई करो और उसके बाद फिर नीचे लेके चले जाओ, 6 डिवाइड कर लो 6 से, x आ जाएगा। तो ये जो सब मैंने बताया इनमें क्या खास बात है, इनमें खास बात यह है कि सब में केवल एक ही वेरिएबल है, ओनली x। तो एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल हो तो आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे, वैल्यू फाइंड कर ही लेंगे।
यही लॉजिक है इसके पीछे। तो हम करते क्या हैं कि हम एक इक्वेशन की हेल्प से दूसरे इक्वेशन को हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, अगर किसी तरह से इसमें केवल सिंगल वेरिएबल हो जाए, या तो केवल x या केवल y, तो फिर हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारी सोच है। तो हमने करना क्या है कि यहाँ से देखो, हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे या तो x उधर लेके जाओ और y को x के टर्म्स में लिख दो, या कोई ज़रूरी नहीं है, आप y को उधर लेके जाओ और x को y के टर्म्स में लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ही आसान है, आप कोई सा भी कर सकते हो। खैर, फिलहाल मैं x को लेके जा रहा हूँ उस साइड में, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से ये निकाला है ना। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। हमने इसमें क्यों सब्सटीट्यूट नहीं किया? क्योंकि इसी इक्वेशन को तो हमने इस तरह से लिखा है, तो वापस उसमें हम क्यों रखेंगे। तो इक्वेशन 1 को हमने इस तरह से लिखा है, तो जाके फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से कुछ ऐसा लिखते तो इसको इक्वेशन 1 में लिखते, 1 में सब्सटीट्यूट करते, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे बिकॉज हमने इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे करके लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 1 का ही टाइप है, इसलिए हम अब इक्वेशन नंबर 2 में हम रखेंगे। तो देखो x, देखो यहाँ पर है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं ताकि सब आपके सामने रहे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x अपनी जगह पर है, लेकिन y की जगह पे हम रखेंगे 4 माइनस एक्स, और ये 5 एज इट इज़। ठीक है, हमने क्या किया, y की जगह पे इसे सब्सटीट्यूट कर दिया 4 माइनस एक्स को। अब यहाँ पे इसको हम, अब देखो आप नोटिस कर रहे होंगे कि अब इस इक्वेशन में ओनली 1 वेरिएबल है, और इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया। अब x माइनस 2x होता है माइनस का x, है ना, होता है। और बेसिकली हम करते क्या है कि वेरिएबल को लेफ्ट में रखते हैं और कांस्टेंट को राइट में लेके चले जाते हैं। तो मैंने, या तो आप अभी सॉल्व मत करो, पहले इसको उधर लिखो, और अगर कर भी देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x माइनस 2x माइनस एक्स होता है, ठीक है ना। ये 1x है, ये 2x है, माइनस करेंगे माइनस x बचा, और ये माइनस 3 है। माइनस से माइनस कट गया और बेसिकली हमें मिल गया है x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये आ चुकी है x की वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और y भी आ जाएगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि सिंस जो y है वो 4 माइनस एक्स है, तो देयरफॉर x की जगह पे हम रखेंगे 3, और ये आ जाएगा 4 माइनस 3 1 हो गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, और ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। आंसर आ चुका है। ठीक, तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इक्वेशन को सॉल्व। समझ आ गया, एकदम क्लियर। अब देखो यहाँ पे हर बार इतना इजी आपको नहीं मिलेगा सब्स्टिट्यूट करने को। कभी कभार क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाती हैं, जैसे मान लो हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और दूसरा है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। मान लो ये है, और इसको हमने सॉल्व करना है, यानी x एंड y की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करते हैं कि इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये हो चुका है। ठीक, अब हम यहाँ से कोई एक इक्वेशन उठाओ, और जैसा हम करते हैं ना x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में लिखने का। तो देखो
अगर हम इसे लेते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, बट फिर भी इसको लेते हैं। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे इसे हम उधर लेके जाएंगे, या फिर इसे उधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। चलो इसे ही उधर लेके जाते हैं। तो 13 माइनस 2x, और अब y आ चुका है 13 माइनस 2x अपॉन 3, और ये इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। तो हमने क्या किया, y को x के टर्म्स में लिख दिया। ये सब समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर क्या, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को ही हमने ये लिखा है, ये रिमेंबर। इक्वेशन नंबर 1 हमने लिया था, उसी को लिखा है। तो अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो हम वही लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 2। तो फिर क्या होगा, ये है 3x एज इट इज़, माइनस y की जगह पे हमने ये रखना है 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। आप चाहो तो पहले इक्वेशन यहाँ पे लिख दो, अगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखना चाहते हो। ज़रूरत नहीं है वैसे, बट अगर आप चाहते हो पहले इसको यहाँ पे लिखना, तो ये 3x ये आ गया, माइनस एज इट इज़ y की जगह पे हमने ये रख दिया है, और इक्वल के बाद 3 हमने लिख दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है जो कि सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9x। ठीक है, ध्यान से समझो। अब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -13, बट माइनस माइनस का प्लस 2x इज इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पे देखो 9x प्लस 2x होता है 11x -13, और ये 3 नीचे है, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा 9, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ये डिवाइड में से यहाँ जाएगा, है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा 11x, ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा क्या, 11x इज इक्वल टू 22, 11x इज इक्वल टू 22, है ना। और x आ जाएगा क्या, 22 अपॉन 11, और ये 2 आ चुका है, x आ गया। और अब आराम से यहाँ पुट कर दो तो y भी आ जाएगा। तो आप चाहो तो लिख दो कि x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, तो y आ जाएगा क्या, 13 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे हमने 2 रखना है अपॉन 3, 13 माइनस 4 अपॉन 3, माइनस करेंगे 9 अपॉन 3, और ये 3 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ गया, x2 y3, और ये हमारा आंसर है। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैं आपको कह रहा था कि आप एक और तरीका कर सकते हैं। देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने यही इक्वेशन लेनी है, आप ये भी ले सकते हो। सोचो अगर मैं ये वाली इक्वेशन लेता तो क्या होता। तो यहाँ पर मैं इनको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। इस बार मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पर ले रहा हूँ। अगेन नाम वही देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस बार इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पर y है अकेला, तो जो अकेला है वो लेफ्ट में रहे तो अच्छा है, नहीं तो हम ले जाने को y को उधर लेके जा सकते हैं, और x y प्लस 3 अपॉन 3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिकॉज ये यहाँ पर अकेला है, ये उधर लेके जाएं, ये ज़्यादा सेंस बनाता है। अब ये माइनस है, बट हमें तो प्लेन कोरा y चाहिए ना, तो ये माइनस यहाँ से यहाँ पे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, देखो माइनस उधर जाएगा तो ये हुआ -3, क्योंकि सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये तो प्लस में हो गया, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस,
प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला बाद में लिखो तो ज़्यादा सही लगता है। और ये इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। समझ गए आप? इतना वैसे कुछ मुश्किल है नहीं, लेकिन ये। और अब क्या है कि इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया है, अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3 इंटू वाई क्या है, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 13। समझे? y की जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, मतलब हमारे पास था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। हम ये लिखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। ये सब जो लिखते ही है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, सब्स्टिट्यूट किया, y की जगह पे हमने ये रखा। और अब हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है और हमें यही यही चाहिए था, और जो कि हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ 2x प्लस 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा, देखो 2x प्लस 9x 11x, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और अब देखो 11x इज इक्वल टू 22, और यहाँ से x आ जाएगा क्या, 22 अपॉन 11 यानी 2। और आपको याद है पहले भी x2 ही आया था, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ से हमें y मिल जाएगा। हम प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, जिस तरह से भी, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये हो जाएगा 6 माइनस 3, और ये 3 आ चुका है, तो x2 y इज इक्वल टू 3, और ये आंसर आ चुका है। ओके, और यहाँ भी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 आया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड की ओर। और अब हमारे पास है इक्वेशंस को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड। तो आप सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड से हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, एक पेयर ऑफ इक्वेशंस लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने इसे सॉल्व करना है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास है। ओके, यहाँ पे हमने सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि हमने गायब करना है। एलिमिनेट करने का मतलब गायब करना कुछ चीज़ को। तो जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल आप देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को गायब कर देना है, या तो x को या y को। ठीक है, तो नाम समझ आ गया एलिमिनेशन का मतलब क्या है। इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 नाम दे देंगे। और अब देखो कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हमारा सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हमने इक्वल करना होता है। कोई भी एक, दोनों नहीं, किसी एक को इक्वल करना है। तो x के कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये इक्वल नहीं है। y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये इक्वल है। तो आधा काम हमारा पहले से ही हो रखा है। इक्वल जब नहीं होता है तो हमें इक्वल करना पड़ता है, ये पहले से ही इक्वल है। इक्वल का मतलब है कि नंबर यहाँ पर एक जैसे होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस माइनस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये प्लस और ये माइनस हो तो भी चल जाता, बट एनीवे यहाँ पर ये सिचुएशन है। अब कैसे करेंगे इसको देखो। तो हम क्या करेंगे, जब भी एक जैसे साइन हो तो माइनस करना है। देखो, कभी भी आपको सेम साइन मिले तो सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने में हम साइन को करते हैं चेंज, और साइन चेंज होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, साइन चेंज करने से तो कट जाएंगे फिर वो, है ना। तो ये ध्यान रखना। और अगर ऑपोजिट साइन के हुए फिर तो बढ़िया है, फिर तो और भी कम मेहनत हमारी है। ऑपोजिट साइन के अगर हैं तो डायरेक्ट वो कट जाएंगे। ओके, उनको फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेम साइन है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब देखो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन 2 हमारे पास है ये, इक्वेशन 1 है ये, और देखो
यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इनके नए साइन भूल जाओ। यहाँ तक ठीक है? अभी तक सब समझ आ रहा है? अगर आपको ये लग रहा है कि सर आपने इसको ऊपर इसको नीचे क्यों लिखा, तो देखो हम कोशिश ये करते हैं कि बड़े नंबर ऊपर हों, तो बड़े में से छोटा माइनस करना इजी रहता है ना, इसीलिए। नहीं तो आप इसको ऊपर लिखो और इसको नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 2x है और ये 1x माइनस का है, तो क्या होगा, दो में से एक गया एक बचा, तो बेसिकली x आ जाएगा। और ये तो कट जाएंगे, ध्यान रखना। एक वेरिएबल इस स्टेप में एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये तो हो गया गायब। 10 में से 6 गया, 4 बचा, x तो आ चुका है सीधे। अब हम पुट करेंगे x को किस में, इक्वेशन नंबर 1। 2 में भी पुट कर सकते हैं बट ये थोड़ा आसान है, छोटे नंबर हैं। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ये, x की जगह पे हमने 4 रखा और y आ जाएगा 4 उधर जाकर प्लस का माइनस हो जाएगा और ये आया है 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 और ये हमारा आंसर है। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से हमने ये पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया है। ओके, अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। मान लो कि क्वेश्चन है वी हैव दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हमने इसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो इससे हम इक्वेशन नंबर 1 इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे हमेशा की तरह। ओके, अब क्या करना है, अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, इक्वल होने चाहिए, मतलब x के कोफिशिएंट देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, ये इक्वल नहीं है। y के कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, वो भी इक्वल नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, तो देखो इक्वल बनाओ, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल बनाओ या y के इक्वल बनाओ, दोनों के। तो देखो मुझे जो आसान लगता है वो ये है कि जो एक प्लस और एक माइनस में है वो इक्वल बनाओ, उससे चीज़ें आसान रहती हैं। देखो मेहनत दोनों में इक्वल है, चाहे x के इक्वल करो कोफिशिएंट या y के करो। देखो मेरी बात समझो, हाँ, अगर आपको x के कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ते या इक्वल अगर आप करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। देखो ये 2 है ये 3 है, इनको इक्वल कैसे बनाएं, तो इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 करके 6 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 करके 6। बिल्कुल ये भी चेंज होंगे बट फिलहाल हम x की बात करते हैं जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। तो आ जाएंगे एक जैसे, ठीक है, और इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया है। और अगर y के हमने एक जैसे करने हैं तो क्या करना पड़ेगा y के लिए, देखो खुद सोचो आप क्या होगा। इनको एक जैसे बनाना है तो देखो इनको एक जैसे बनाने के लिए या इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये 12 हो जाए, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये भी 12 हो जाए और एक जैसे हो जाए, है ना। यानी सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 4 था तो उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 था तो उससे यहाँ कर दिया, और ये बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो फिर साइन चेंज करने का स्टेप ये सब नहीं रहता है, आसान रहती है चीज़ें। तो हम लिखेंगे, देखो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो 4 से और इसमें मल्टीप्लाई करो 3 से, चाहो तो आप एक स्टेप लिख दो यहाँ पे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/4 एंड इक्वेशन नंबर 2/3, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 52, है ना, और ये हो जाएगा 9x माइनस 12y इज इक्वल टू -18। अब हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इन्हें प्लस करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे। प्लस का मतलब ये है कि इन्हें सीधे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये कट गया। यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हो गया 17x, ये 52 और ये -18 है तो कितना होगा ये होगा 34। तो 17x 34 हो गया है, x हो जाएगा
34/17 ये आ गया है 2, और इसे हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, ये ज़्यादा सही है पहला वाला पुट करना। तो हम पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, देखो x की जगह पे हमने 2 पुट करना है, 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये हो गया है 4, 3y इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा, माइनस होके 9 आ जाएगा, और y आ जाएगा 9/3 यानी 3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि सर हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना था, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम देना था, फिर हमने लिखना था कि एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। देखो आप लिख सकते हैं, बट वो अननेसेसरी है, इतना ज़रूरत है नहीं ये सब लिखने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके फिर उसे एलिमिनेट करके इसको सॉल्व किया, लेकिन हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके भी उसको सॉल्व कर सकते थे। उस केस में हम x को एलिमिनेट करते। कैसे? देखो x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कैसे करें, तो देखो ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 2 से करो, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, है ना। 3 से यहाँ किया और 2 से यहाँ किया, ये भी 6 ये भी 6, तो ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3 एंड इक्वेशन नंबर 2/2, तो ये हो जाएगा क्या, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 39, और ये 6x माइनस 8y इज इक्वल टू -12। यहाँ तक ठीक है। और अब देखो ये 6x और ये भी 6x एक जैसे हैं, बढ़िया है, बट इनको काटें कैसे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। देखो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है ना, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है ये भी हो जाएगा प्लस। हमने इनके साइंस चेंज कर दिए हैं, और अब देखो एक प्लस और एक माइनस ये कट जाता है, इसलिए साइन चेंज किए ताकि एक प्लस और एक माइनस मिल जाए हमें। दोनों प्लस हैं तो साइन चेंज करते हैं। अगर एक प्लस एक माइनस पहले से ही हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है साइन चेंज करने की, अच्छा खासा एक प्लस एक माइनस है और वो कट रहे हैं बढ़िया से। यहाँ पर दोनों के साइन एक जैसे हैं, इसलिए ये देखो यहाँ पे एक जैसे है ना, तो इसलिए हमें चेंज करना पड़ा, हमने साइन चेंज किए और अब आराम से ये प्लस और एक माइनस है। ध्यान रखना जब आप साइन चेंज करते हैं तो पुराने साइन को भूल जाते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये +9 ये +8 ये होगा 17y, और ये प्लस तो है ही पहले से, ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा 51, y आ जाएगा 51/17। तो देखा यहाँ पर हमने x वाले को एलिमिनेट किया, यहाँ पर हमने y वाले को एलिमिनेट किया था, इसलिए हम कहते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड। 17 3 51, y3 आ गया है, इसको हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। ये वाला पुट करना इजी है, बट आप इसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x प्लस y3 है इज इक्वल टू 13। हम लिखते हैं ठीक है प्रॉपरली कि पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने रखा और ये हो गया 2x प्लस 9 इज़ 13 एंड 2x इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा, 13 माइनस 9 4, और x आ जाएगा 4/2 यानी 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, और ये हमारा आंसर आ चुका है। पहले भी यही आंसर आया था, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब हमने y के कोफिशिएंट्स को इक्वल एक जैसा किया, तो बिकॉज पहले से एक प्लस एक माइनस था, ऑपोजिट साइन थे, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कट गया। जब हमने x के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया तो यहाँ पर क्या है कि दोनों एक जैसे साइन हैं, दोनों प्लस हैं, तो इसलिए हमें साइन चेंज करना पड़ा।
है ना, ये बात समझ गए, ताकि हम उसको आराम से काट पाएँ। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं आपके। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के और वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, जिसमें आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस, ये सब मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।